ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 14वें भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि मराठी दस्तावेजों के ऊपर दस्तखत करते करते अंग्रेज कलेक्टरों का सारा समय खर्च हो जाया करता था और किसी और धांधली की ओर ध्यान देने के लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था। साथ ही ब्राह्मण जमींदारों के बीच में खोत पद्धति क्या थी, इसके ऊपर भी हमने चर्चा करी और महात्मा फूले से लेकर शाहू जी महाराज और फिर बाबा साहब अम्बेडकर तक 3 पीढ़ियां खर्च हुई कानूनी तौर पर इसको बंद करवाकर शूद्रों और दलितों को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए। इसके बाद ढूंढीराव एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं महात्मा फूले से कि वे बचपन में कसरत और गोली चलाने की प्रैक्टिस क्यों क्या करते थे। इस पर महात्मा फूले जवाब देते हैं कि पहले अज्ञान के कारण उन्हें लगता था कि अंग्रेज हमारे शत्रु हैं और उन्हें मार भगाना है इस देश से, लेकिन जैसे जैसे मिशनरी स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे उन्हें शूद्रों के प्रति शिक्षा का क्या महत्व है ये समझ में आने लगा, खास तौर से अंग्रेजी शिक्षा का क्या महत्व है। और उन्हें रियलाइज हुआ कि दरअसल शूद्रों को अगर इंसान समझा गया है तो वह सिर्फ अंग्रेजी राज की बदौलत समझा गया है। इसीलिए अब शूद्रों का यह फर्ज बनता है कि जल्दी जल्दी पढ़कर अपने आप को सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गुलामी से अपने आप को मुक्त करा दे, क्योंकि अंग्रेज इस देश में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके 15वें भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा, भाग 15। भाग 15, सरकारी शिक्षा विभाग, म्यूनिसिपैलिटी, दक्षिणा प्राइस कमेटी, ब्राह्मण पत्र की एकता तथा शूद्रों अछूतों के बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं सीखना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा रचाए गए षड्यंत्र आदि के बारे में। ये भाग जो है वो काफी लंबा है, इसमें 2 से 3 एपिसोड कम से कम बनेंगे, इसीलिए कंटिन्यूटी में आप भी इसको सुनते रहिएगा। चलिए। ढूंढीराव, सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी गुलाबी बेईमानी करते हैं, इसका क्या मतलब है? ज्योतिराव, फिलहाल इस किताब की वजह से ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ शास्त्रों में जो बेईमानी पूर्ण बातें लिखी गई हैं उसका रहस्य खुल जाएगा और उनके पूर्वजों का भंडाफोड़ होगा, उनकी बेइज्जती होगी। इस बात से वे लोग काफी डर गए हैं। उन्होंने अपनी भोली अंग्रेज सरकार से अकेले में मिलकर और कभी अखबारों के द्वारा तरह तरह की गुलाबी रंगीन दलीलें देकर उनके अधिकार में जितनी सरकारी पाठशालाएं हैं उसमें सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग द्वारा उस किताब का बहिष्कार घोषित करवा दिया है। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये शायद बाइबल की शिक्षाओं के बारे में चर्चा हो रही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कौन सी पुस्तक है ये इसमें मेंशन नहीं है। यदि ऐसे प्रगतिशील युग में उनके शिष्य कहलाने वाली अंग्रेज सरकार ने 4 स्वार्थी तथा कथित प्रगतिशील ब्राह्मणों की गुलाबी दलीलें सुनकर सरकारी शिक्षा विभाग से उस महत्वपूर्ण किताब को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया, तब तो हम क्या कहें। पहले के जमाने में किन्हीं अज्ञानी अधिकारियों ने 4 धर्मभ्रष्ट पाखंडी पुरोहितों के आग्रह के खातिर उस तरह का उपदेश देने वाले उपदेशक को सूली पर चढ़ा दिया था। इसलिए ब्राह्मण पंडितों पुरोहितों की बलि धर्मशास्त्रों की पोल खोलने वाली किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से बहिष्कृत कर दिया गया। तो हमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ईसा मसीह की सूली पर चढ़ने वाली किताबें, मतलब बाइबल की शिक्षाओं के ऊपर ही चर्चा हो रही है। पहले के एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं कि महात्मा फूले जो है वो ईसा मसीह को बलि राजा का दूसरा रूप कहते हैं या दूसरा बलि राजा कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि दरअसल इन्होंने ईश्वर के असल उपदेश को समझ लिया है, जो है कि सबके बीच में समान अवसर की सुविधा होनी चाहिए ताकि सब लोग जो है समान रूप से हर चीज का उपभोग कर सकें जो भी पृथ्वी पर मौजूद है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बाइबल की शिक्षाओं की बात हो रही है। ढूंढीराव, लेकिन इसमें सरकार का क्या दोष है, इसके बारे में जरा समझाइए। ज्योतिराव, हम कैसे माने कि इसमें सरकार का कुछ दोष नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिन तथाकथित प्रगतिशील ब्राह्मणों की दलील पर सत्य को कहने वाली
किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया, उस किताब का विरोध करने वाले लोगों द्वारा तैयार की हुई किताबें सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों के पाठ्यक्रम में लगवाकर फिर उन्हीं लोगों को शूद्रों के स्कूलों के शिक्षक के रूप में नियुक्त करना, क्या यह उचित है? मतलब ये कि महात्मा फुले एक सवाल उठा रहे हैं कि सरकार दोषी है, सरासर दोषी है, क्योंकि जिन लोगों ने बाइबल की शिक्षाओं को स्कूल के पाठ्यक्रम से अलग कर दिया, उन्हीं को इन्होंने पूरे सिलेबस तैयार करने के लिए दे दिया। अब ब्राह्मण यदि सिलेबस तैयार करेगा तो वो किस तरह का होगा, इसके ऊपर महात्मा फुले चर्चा कर रहे हैं कि इन लोगों ने अपने हिसाब से मोल्ड करते हुए शिक्षा का जो सिलेबस है वो तैयार कर दिया, और फिर सोने पर सुहागा ये कि इन्हीं ब्राह्मणों को शिक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया शूद्रों को पढ़ाने लिखाने के लिए। इसके बारे में विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि उस किताब को जिन प्रतिवादियों ने सरकारी विभाग से बाहर करवाया, उन्हीं लोगों द्वारा तैयार की हुई नई किताबें शिक्षा विभाग से बहिष्कृत करने के बजाय सरकार उनको अनुदान के रूप में बड़ी रकम देकर उन लोगों को ही सभी सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त करके उनको उस पवित्र किताब के विरुद्ध शूद्रों को मुंह से उपदेश देने का अवसर क्यों दे रही है? तो महात्मा फुले का जो भी आंखों देखा सच होगा वो उन्होंने यहाँ इस लेखनी के जरिए इस किताब में लिखा है कि यदि सब कुछ का जिम्मा जो है वो ब्राह्मण शिक्षकों के ऊपर छोड़ देंगे तो ब्राह्मण शिक्षक जो है वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के शिक्षकों की नियुक्ति को रोके और उनके द्वारा तैयार किए हुए सिलेबस के ऊपर एक बार गौर फरमाए। इसलिए हमारी भोली अंग्रेज सरकार के लिए पवित्र किताब की तरह ही शिक्षा विभाग के उन सभी प्रतिवादियों को उनकी किताबों के साथ बाहर करना संभव न हो तो सरकार को पूरा शिक्षा विभाग ही बंद कर देना चाहिए। यहाँ तक के नाराज होकर तोहमत लगा रहे हैं अंग्रेज सरकार के ऊपर कि अगर ब्राह्मणों द्वारा तैयार किए गए सिलेबस को आप पाठ्यक्रम से बाहर नहीं फेंक सकते तब फिर शिक्षा विभाग का मतलब क्या है? ये बिल्कुल वही बात है जो आज हो रही है। जिस तरह का सिलेबस तैयार किया जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति सिलेबस से बाहर है, मुगल सिलेबस से बाहर है, तो आखिर इंसान पढ़ेगा क्या? अभी तो हिंदू के नाम पर सब लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन इसी से राजपूताना का इतिहास भी बाहर हो जाएगा। मुगल ही नहीं होंगे तो उनसे जो लड़ाइयां लड़ी हैं राजपूतों ने वो कहां होंगी फिर इतिहास में? गौर कीजिए इन सब चीजों के ऊपर, जिससे ये लोग अपने घरों में जाकर आराम से बैठ जाएंगे और ये होगा कि शूद्रों पर जो टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है वह कम हो जाएगा। अब जब नौकरी देंगे तो तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। तनख्वाह देने के लिए मतलब टीचर्स को सैलरी देने के लिए टैक्स बढ़ाया जाता है आम जनता के ऊपर अंग्रेज सरकार द्वारा। तो जब सारे ब्राह्मण कर्मचारी अपने घर जाकर बैठ जाएंगे, शिक्षा विभाग बंद हो जाएंगे, तो आम जनता के ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा फुले शिक्षित करने के खिलाफ बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों द्वारा तैयार किया हुआ सिलेबस नहीं पढ़ाया जाना चाहिए अंग्रेजी स्कूलों में और अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों में भी। शिक्षा विभाग के एक प्रमुख ब्राह्मण कर्मचारी को हर साल 7,000 रुपया तनख्वाह देनी पड़ती है। तो अगर साल में 7,000 रुपया होता है तो उस समय के हिसाब से हर महीने तकरीबन 600 रुपए बैठती है तनख्वाह, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होगी। अब सुल्तानी तो रही नहीं, किंतु आसमानी मेहर हुई तो इतनी रकम तैयार करने के लिए शूद्रों के कितने परिवारों को एक साल तक दिन रात खेती में जुटे रहना पड़ता होगा। कम से कम 1,000 शूद्र परिवार इसमें जुटते ही होंगे। मतलब जो ब्राह्मण जमींदार थे वो इतना रुपया 600 रुपया पर मंथ कमाने के लिए कितने हजार शूद्रों को जो है कोलू के बैल की तरह खेतों में जुतवाते होंगे, तब जाके इतनी रकम इकट्ठी होती होगी। और यहाँ पर आराम से अपने मनपसंद का सिलेबस पढ़ाओ, सरकार के खिलाफ जो है वो स्टूडेंट्स को भड़काओ और मनचाही रकम ले जाओ।
दूसरी बात, इस मुआवजे के प्रमाण में इस बृहस्पति विद इन ब्रैकेट ब्राह्मण से शूद्रों को कुछ लाभ भी होता है। अरे हर दिन 4 पैसा कमाने वाले शूद्र मजदूरों को चिलचिलाती तेज धूप में सूरज के निकलने के समय से लेकर सूरज के डूबने के समय तक सड़क की मिट्टी की टोकरियां सिर पर ढोनी पड़ती हैं। उस बेचारे को कहीं बाहर जाने के लिए एक पल की भी फुर्सत मिलती है? जबकि दूसरी ओर बिना काम किए, बिना शारीरिक मेहनत के हर दिन 20 रुपए मिलने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों को स्कूल में खुली जगह पर कुर्सी में बैठने का काम करना पड़ता है। वे लोग म्यूनिसिपैलिटी के मेहमान बनकर हर दिन सुबह और शाम को धूप गर्मी का माहौल समाप्त हो जाने के बाद ही बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। उसके बाहर घूमने के लिए निकलने का उद्देश्य अपने परिचितों से मेल मिलाप करना होता है, इसलिए वे सज धज के बड़े नखरे में घोड़े की सवारी में सवार होकर शहर के रास्तों पर लोगों के घर और खेत देखते हुए अपनी अकड़ दिखाते हैं। इसलिए उनको ये अकड़ दिखाने के लिए फुर्सत कहाँ से मिल जाती है? अरे इन्होंने शहर के लोगों को अभी तक यह नहीं बताया कि शिक्षा से क्या लाभ होते हैं, लेकिन इनको नखरे दिखाते हुए शहर की सड़कों पर घूमने में बड़ा मजा आता है, बड़ा गौरव लगता है। लेकिन फिर भी हर साल 10 रुपए पाने वाले मिशनरी उपदेशक इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से 1000 गुना अच्छा है। ये लोग उस मिशनरी उपदेशक के पैर की धूल के भी बराबरी करने लायक नहीं हैं, क्योंकि जिस शहर में वे ईसाई मिशनरी उपदेशक रहते हैं, उस शहर के सभी को ये मालूम रहता है कि वह एक धर्म का उपदेशक है। लेकिन एक ब्राह्मण शिक्षक जिस मकान में रहता है, उस मकान के नीचे के रहने वाले किराएदार को भी नहीं मालूम होता है कि ये कौन 30 मार्खा है। तो खिल्ली उड़ा रहे हैं कि ब्राह्मण शिक्षक करते ही क्या है? कुछ नहीं करते हैं, ना ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना ये कोई रिसर्च वर्क करते हैं। भारत के इतिहास को भी खोदकर जो है वो फ्रेंच या अंग्रेजी विद्वानों ने निकाला है, किताबें भी उन्होंने ही लिखी हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है वो इन्हीं सब लोगों की देन है, अंग्रेजों की। खुदाई के जरिए उन्होंने इन सब चीजों का पता लगाया है। जब रेलवे ट्रैक बिछाने थे आज के टाइम में, पाकिस्तान की जगह पर जब रेलवे ट्रैक बिछाए गए और उसके लिए खुदाई जब शुरू हुई, तो तब पता चला कि नीचे दरअसल कितनी बड़ी सभ्यता दफन है। आगे सुनिए। अरे ये ब्राह्मण फिर अपने ऊपर के यूरोपियन कर्मचारी से हर दिन इधर उधर की गप्पे लगाकर मन चाहे जब घंटा 2 घंटा स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर उनको साल में 2-4 लिखित रिपोर्ट कर देता है और उनका काम हो गया। ऐसे लोगों को ही 4 पढ़े लिखे लोग ईमानदार नौकर और देशभक्त कहते हैं। इन बिकाऊ ब्राह्मण नौकरों ने आज तक शिक्षा विभाग के लाखों रुपए खा लिए हैं, लेकिन सच कहता हूं, उनके हाथ से न तो किसी अछूत को शिक्षा मिली और ना ही शूद्रों को। उन्होंने उनमें से किसी एक को भी आज तक म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं बनाया। इससे तुम ही सोचो कि शिक्षा विभाग में जितने ब्राह्मण कर्मचारी हैं, वे सभी वफादार नौकर अपने देश के मेहनतकश अछूतों के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर वे इल्जाम लगा रहे हैं कि इन ब्राह्मणों का जो राष्ट्रवाद है ये बिल्कुल खोखला और झूठा है, बेईमान है, क्योंकि इनके सोच में कभी भी इस देश के मेहनतकश लोगों को पढ़ा लिखा कर तैयार करके ऊपर लाना नहीं है। इतना ही नहीं, ये देशभक्त म्यूनिसिपैलिटी में बड़े अफसर होने पर भी पिछले साल में अकाल में अछूतों को पीने के पानी के लिए सरकारी बावड़ी का पानी भरने के लिए उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसलिए अछूतों का म्यूनिसिपैलिटी में सदस्य होना कितना आवश्यक है, यह सोच सकते हो। ढूंढीराम, आपका कहना एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैंने सुना है कि म्यूनिसिपैलिटी में फिलहाल शूद्रों में कई सदस्य इतने विद्वान हैं कि वे अपना मत देते समय हरे गोविंदा फुटनोट 1 गर्दन हिलाने वाले नंदी बैलों की तरह, कहने वाली मशीन की तरह अपनी गर्दन हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्योंकि वे खुद के हस्ताक्षर करने वालों को भी पहले कमी, फिर वहां बाकी सभी इन्हें गिने पूज्य कहे जाने वाले लोग रहे। फिर ऐसे शूद्र सदस्यों की कमेटी में कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन हिलाकर हस्ताक्षर करने योग्य कुछ लोग क्या अछूतों में मिल जाएंगे? तो अब यहाँ पर ढूंढीराम एक बहुत जायज सवाल उठा रहे हैं। वे महात्मा फूले से कह रहे हैं कि आपका ये दर्द बिल्कुल सही है कि
शूद्रों और अछूतों का कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है मन मुताबिक, लेकिन इक्का दुक्का किसी किसी जगह पर यदि रिप्रेजेंटेशन भी है तो वो ऐसा ही है कि जरी सी हाँक लगाओ तो बैल की तरह ऐसे ऐसे अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं। जो भी इनके ब्राह्मण कहते हैं वही ये शूद्र कर देते हैं। ज्योतिराव, ऐसे शूद्र सदस्यों में भी कई गुना अच्छा लिखने बोलने वाले कई अछूत मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के स्वार्थी नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों धर्म शास्त्रों की वजह से सभी अछूतों को छूना पाप समझा गया है। कि मतलब सारे ही लोग जो है वो ब्राह्मणों के कहने में हाँ मिलाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपना दिमाग भी रखते हैं, और जो लोग दिमाग रखते हैं वो ब्राह्मणों से कहीं गुना अच्छे हैं। इनकी वजह से उन बेचारे शूद्र सदस्यों को सभी लोगों में मिलजुल कर अमीर होने की सुविधा कहाँ उपलब्ध हो सकती है। उनको जो आज भी गधों पर बोझ लाकर अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। ढूंढीराव तात, सभी जातियों की अलग अलग जनसंख्या के अनुसार म्यूनिसिपैलिटी में किस जाति के सदस्यों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है? ज्योतिराव, ब्राह्मण जाति की। तो अब म्यूनिसिपैलिटी में क्या धांधली होती है, ये सब कुछ जो है हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मुझे आगे दीजिए। एपिसोड यदि पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आप अम्बेडकर नामा को फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।